स्टूडेंट्स आज जिस टॉपिक के साथ हम स्टार्ट हो रहे हैं वो है इंडियन टैक्स सिस्टम, और स्पेशली जिस चीज पर मैं फोकस करूंगी वो होगा आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी जो कि हमारे देश का सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स है और ये किस तरीके से वर्क करेगा मैं इसके ऊपर बताऊंगी आपको। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे देश में जो है हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने से क्या होता है कि हम जो है गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और वेलफेयर स्टेट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है तो गवर्नमेंट के काम केवल वो नहीं रह जाते जो कि हमें ट्रेडिशनली बताए गए हैं, यानी कि बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करना, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, अदर। गवर्नमेंट के काम बहुत वाइड हो जाते हैं और गवर्नमेंट को बहुत बड़े लेवल पे काम करने होते हैं जिसके लिए उसे रेवेन्यू चाहिए। तो अगर आप गवर्नमेंट का बजट उठा करके देखेंगे तो गवर्नमेंट के बजट में जो गवर्नमेंट की टोटल रिसीप्ट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली होती है रेवेन्यू रिसीप्ट्स और दूसरी होती है कैपिटल रिसीप्ट्स। रेवेन्यू रिसीप्ट्स वो रिसीप्ट्स होती हैं जिसके लिए गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती और ना ही इससे किसी एसेट्स का निर्माण होता है, जबकि कैपिटल रिसीप्ट्स वो होती हैं जिससे कि गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है और इससे हमारे एसेट्स जो है वो कम होते हैं। कैपिटल रिसीप्ट्स के अंदर इंडिया में केवल तीन चीजें आती हैं: रिकवरी ऑफ लोन्स, अदर रिसीप्ट्स और जितना भी हम बोरो करते हैं। इस साल चूंकि कोरोना पेंडेमिक है इसलिए आप बजट उठाकर देखेंगे तो कैपिटल रिसीप्ट जो है टोटल रिसीप्ट्स का 41% है। 41% ऑफ द टोटल रिसीप्ट जो है वो हमारा आ रहा है कैपिटल रिसीप्ट्स के थ्रू। इनका पोर्शन मिलाकर के 41% इस बार जो रिसीप्ट आएगा वो हमारा जो आएगा रुपए में से 41 पैसे वो कैपिटल रिसीप्ट्स के थ्रू आएगा। रेवेन्यू रिसीप्ट जो होती है इनको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। यहाँ मैं आपको एक बात बड़े स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को अपने खर्चे पूरे करने के लिए पैसा चाहिए और इस पैसे के लिए वो टैक्स लगाती है, लेकिन टैक्स ओनली सोर्स नहीं है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। इसके अलावा भी गवर्नमेंट के बहुत सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज होते हैं जिससे कि गवर्नमेंट पैसा कमाती है, जैसे कि फीस होती है, पेनल्टी होती है, ग्रांट्स होती है, वो अपनी इंडस्ट्री चलाती है, उससे प्रॉफिट होता है। तो गवर्नमेंट के न केवल टैक्स रेवेन्यू होते हैं बल्कि नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं। टैक्स रेवेन्यू को अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो कि जिस व्यक्ति के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं वो उसी व्यक्ति को भरने भी पड़ते हैं, कोई दूसरा उसको नहीं भर सकता। तो इसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। इस समय इंडिया में केवल दो तरह के डायरेक्ट टैक्सेस प्रचलित हैं। पहला है इनकम टैक्स जो कि लोगों की इनकम के ऊपर लगाया जाता है, और दूसरा है कॉर्पोरेशन टैक्स जो कि कॉर्पोरेट या कंपनियों की इनकम पर लगाया जाता है। इसकी डिटेल में मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगी क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ाने के लिए आपको सेकंड सेशन में दूसरी मैम है। पिछले साल 18 पैसे था जो कि इस साल घट के 14 पैसे रह गया है, क्योंकि इस साल कोरोना पेंडेमिक की वजह से लोगों की इनकम काफी कम हो गई है। आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में हमारी इकोनॉमी जो है 23.9% श्रिंक कर गई थी। उसके बाद ये श्रिंकेजेस कम होकर 7.5% पे आई। हालांकि दिसंबर वाले हमारे थर्ड क्वार्टर में ये थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव 0.4% हुई है, लेकिन टोटल इनकम लोगों के कम होने की वजह से इस साल इनकम टैक्स से आने वाला पैसा जो पिछले साल 18 पैसे था इस साल घट करके वो केवल 14 पैसे ही रह जाएगा। इसी तरह जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स पिछले सालों तक इससे बहुत पैसा आता था, 17 पैसे आते थे, लेकिन इस साल इससे भी केवल 13 ही पैसे आएंगे। क्यों? क्योंकि पहले सालों तक कॉर्पोरेशन टैक्स बहुत हाई था और लगभग 30% का कॉर्पोरेशन टैक्स लगाया जाता था, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ये कर आई थी अपना वादा कि वो कॉर्पोरेशन टैक्स को घटाएगी, तो कॉर्पोरेट टैक्स को घटा के 25% कर दिया गया है। इसलिए इससे मिलने वाला रेवेन्यू भी नीचे चला गया है और ये केवल 13 पैसे है, जबकि लास्ट ईयर तक ये 17 पैसे था। तो लास्ट ईयर 35 पैसे जो हमें केवल डायरेक्ट टैक्सेस से मिल जाया करते थे, इस साल 27 पैसे जो हैं 2021 और 22 में हमें डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स से मिलेंगे। दूसरे जो टैक्सेस हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो लगाए तो एक व्यक्ति पर जाते हैं परंतु वो बड़ी आसानी से उसको दूसरे व्यक्तियों के ऊपर टाल देता है। वो कितना टाल पाता है ये स्टडी हम इम्पैक्ट और इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन के अंदर करते हैं कि किस किस तरह से टैक्स को टाला जा सकता है।
लेकिन इंडिया में इस समय जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो 3 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। पहला है आपका कस्टम्स, दूसरा है आपका यूनियन एक्साइज ड्यूटी, और तीसरा है आपका जीएसटी या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बेसिकली आज का जो मेरा लेक्चर है वो इन्हीं तीनों टैक्सेस के ऊपर है जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस है इंडिया के, और ये कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इस समय इंडिया में प्रचलित हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जो ड्यूटीज वो हैं जो कि जब भी कोई हमारी गुड्स विदेश में आती है या विदेश से देश को जाती है, यानी कि देश के बाहर आती या जाती है, तो उसके ऊपर जो ड्यूटीज लगाई जाती हैं उन्हें हम कस्टम ड्यूटीज के नाम से जानते हैं। ये ओल्डेस्ट टैक्स है इंडिया का, जो कि अर्थशास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र से शुरू हुआ था। कस्टम ड्यूटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहली है इंपोर्ट ड्यूटीज और दूसरी है एक्सपोर्ट ड्यूटीज। इंपोर्ट ड्यूटीज वो होती हैं जो कि जब भी कोई वस्तु दूसरे देश से हमारे देश में आती है उसके ऊपर लेवी की जाती है। एक बात और ध्यान रखिए कि आजकल जो गवर्नमेंट का टैक्सेशन का उद्देश्य है वो केवल रेवेन्यू कमाना नहीं है। रेवेन्यू केवल उसका एक सिंपल पार्ट है कि हमें जो है रेवेन्यू अर्न करना है, लेकिन बहुत सारे और उद्देश्यों को टैक्सेशन जो है हमारा पूरा करता है। कस्टम ड्यूटीज भी उन्हीं में से एक है। कस्टम ड्यूटीज का एक उद्देश्य थोड़ा सा रेवेन्यू कमाना तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसका मेजर उद्देश्य है फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करना। अब इसमें जो 2 ड्यूटीज आती हैं, पहली इंपोर्ट ड्यूटीज। तो इंपोर्ट ड्यूटी का ऑब्जेक्टिव जो है ऑफ कोर्स कि फर्स्ट तो रेवेन्यू कमाना है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसका मेजर उद्देश्य है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना। प्रिफरेबली जो हमारी इन्फेंट इंडस्ट्री होती है वो फॉरेन कंपटीशन के आगे नहीं टिक पाती, तो उन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को जो है प्रोटेक्ट करना ये इनका मेन उद्देश्य होता है। बेसिकली इस साल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सोलर पैनल्स वगैरह पे लगाया गया है, फूड प्रोसेसिंग वगैरह पे, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितने भी आपके मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, ये विदेश में ना बन करके हमारे ही देश में बने। इसलिए जो है इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया है कि उनके मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो इस साल का फोकस है, बजट का आत्मनिर्भर भारत मेन फोकस उसके ऊपर आधारित है। दूसरी तरह की जो ड्यूटीज आती हैं वो एक्सपोर्ट ड्यूटीज होती हैं, और एक्सपोर्ट ड्यूटी वो होती हैं जो कि गुड्स के एक्सपोर्ट के ऊपर लगाई जाती हैं। एक्सपोर्ट के ऊपर यानी कि इसका मेन उद्देश्य होता है कि उन कमोडिटीज के एक्सपोर्ट को डिस्करेज करना जिसकी हमारे देश में कमी है या जो हमारे देश में रिक्वायर्ड है कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, जैसे कि मिल्क हो गया, अनियन हो गया, टी हो गया, कॉटन हो गया। इसी तरह जो बहुत सारी और ड्यूटीज लगे हुए हैं उनके बर्डन को एडजस्ट करना। देखिए इस साल कस्टम ड्यूटीज से भी हमें कम पैसा मिलेगा क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में भी अभी हम थोड़े ढीले ही चल रहे हैं। तो इस साल जो है ये भी डाउन हुआ है। पिछले साल तक हमें इससे 4 पैसे मिला करते थे, लेकिन इस साल हमें इससे केवल 3 पैसे ही मिलेंगे। तो इसमें भी डाउनवर्ड ट्रेंड है कस्टम ड्यूटीज के अंतर्गत। दूसरी तरह का जो हमारा आता है इनडायरेक्ट टैक्स वो है यूनियन एक्साइज ड्यूटी। यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होती है। जनरली ये तब पे किया जाता है जबकि गुड्स को कारखाने से निकाला जाता है या फिर अगर वो वेयर हाउस में रखी हुई है और उसको वहां से निकाला जाता है सेल पर्पस के लिए, तो ये यूनियन एक्साइज ड्यूटी लगती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यूनियन एक्साइज ड्यूटी के बारे में बता दूं कि बहुत सारे यूनियन एक्साइज ड्यूटीज को जीएसटी के साथ मर्ज कर दिया गया है। केवल बहुत कम आइटम है जिसके ऊपर अब यूनियन एक्साइज ड्यूटी रह गई है, जिसमें लिकर है, पेट्रोलियम है, एक्सेट्रा। इसके अलावा जो है जो ये टैक्स यूनियन एक्साइज ड्यूटी लगाती तो यूनियन गवर्नमेंट है, कलेक्ट भी यूनियन गवर्नमेंट करती है, लेकिन इसकी जो मिलने वाला इससे जो मनी है वो जो है सेंटर और स्टेट के मध्य डिवाइड कर दिया जाता है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के अनुसार। इसके बाद टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो इससे इस साल बढ़ेगा। लास्ट ईयर तक इससे 7 पैसे मिलते थे, लेकिन इस साल गवर्नमेंट का अनुमान है कि 8 पैसे जो है वो टोटल रेवेन्यू का हमें यूनियन एक्साइज ड्यूटी से मिलेगा। अब आता है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स आप लोगों के जानने के लिए भी, सारे एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, और इस समय का लार्जेस्ट टैक्स है जो कि इंडिया को लार्जेस्ट रेवेन्यू जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। और इस साल जो है इंडिया को लार्जेस्ट रेवेन्यू जो मिलेगा वो इसी टैक्स के थ्रू मिलेगा, और इसी टैक्स के थ्रू जो है गवर्नमेंट को 15 पैसे जो है यानी कि हाईएस्ट टैक्स जो मिलेगा वो केवल जीएसटी के थ्रू मिलेगा।
अब आते हैं कि जीएसटी है क्या। जीएसटी देखिए कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि बहुत बड़ा, मल्टी स्टेज, डिफरेंट स्टेजेस पर लगने वाला और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि लेवी किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल पे, कंजम्पशंस पे, गुड्स के थ्रू आउट इंडिया। मल्टी स्टेज का मतलब है कि जितनी भी स्टेजेस होती हैं, हमने रॉ मटेरियल खरीदा, मैन्युफैक्चरिंग की, होलसेलर को सेल हुआ, या फिर रिटेलर को सेल हुआ, या फिर जो है हमारा ये रिटेलर को सेल होने के बाद फाइनल सेल कंज्यूमर को हुआ। तो ये जितनी भी स्टेजेस हैं, इन सब स्टेजेस के ऊपर जो है वो ये टैक्स लगाया जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये एक मल्टी स्टेज टैक्स है। दूसरी बात, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड ही इसलिए है क्योंकि जैसे ही ये किसी भी स्टेज पर कंजम्पशन हो जाएगा गुड का, तो वहां पर ये टैक्स जो है अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसका ये होता है कि ये इसीलिए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है। इसी तरह जो है ये वैल्यू एडेड टैक्स है। हर लेवल पे, जो मैंने आपको स्टेजेस दिखाई है, हर लेवल पे जो आदमी जितनी वैल्यू ऐड करेगा प्रोडक्ट में, जैसे कि रॉ मटेरियल, अगर आपने आटा खरीदा, आटे से ब्रेड बनाई, तो जितनी वैल्यू ऐड कर रहा है मैन्युफैक्चरर, केवल उतनी ही उसको जो है वो जीएसटी देना है। और ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा, और गुड्स एंड सर्विस पे लगेगा जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज की जाती है। और जीएसटी जो है कंज्यूमर्स के द्वारा पेड किया जाता है, यानी कि हम और आप इसको पे करते हैं। हालांकि लगाया तो ये सेलर पर जाता है या बिजनेसेस पर जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि इसे आसानी से कंज्यूमर के ऊपर डाल देते हैं और हमसे कलेक्ट करके इसे गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं। इसी तरह ये जो टैक्स है ये बेस्ड है बेनिफिट थ्योरी ऑफ टैक्सेशन के ऊपर। इनकम टैक्स और आपके कॉर्पोरेशन टैक्स, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो एबिलिटी टू पे के ऊपर बेस्ड होते हैं, लेकिन ये वाला टैक्स आपका बेनिफिट थ्योरी पर बेस्ड है, जिसके दो आइडियाज है कि बेनिफिशियरी पे करता है, यानी कि जिसको फायदा होगा वही पे करता है, और प्रोपोर्शनेट अमाउंट में ये पे करता है। इंडिया में जीएसटी की हिस्ट्री इतनी आसान नहीं है। इंडिया में जीएसटी को लाने में लगभग 17 साल का समय लगा, और इसकी जर्नी शुरू होती है सन 2000 से। जीएसटी का आइडिया हमें सबसे पहले जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था 2000 में, और उन्होंने इसके रिगार्डिंग असीम दास गुप्ता जी जो थे, उस समय वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके अंडर में एक कमेटी गठित की थी कि वो एक जीएसटी मॉडल को डिजाइन करें। 2003 के अंदर जिस समय एफआरबीएमए एक्ट आया और कालेकर कमेटी आई, तो कालेकर जी ने भी इसकी रिकमेंडेशन की थी कि हमें जीएसटी को लेकर के आना चाहिए। 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये प्रपोज किया था कि हम जो है 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी को लागू कर देंगे। 2009 में हालांकि इसका बिल कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट में लेकर भी आई थी, लेकिन वहां कुछ पॉलिटिकल इशू हो गए और कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हो गए, जिसकी वजह से इसको जब 1 अप्रैल 2010 को आना था तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया या नहीं लागू हो पाया। 2011 में फिर ये अमेंडमेंट करके लाया गया, लेकिन फिर से वापस ये जो है पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया। 2014 में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई और फिर ये बिल री इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू 2000 लोकसभा के अंदर। फाइनली 2016 में ये लोकसभा ने पास किया, और 1 जुलाई 2017 को रात्रि के समय मिडनाइट में पूरे देश में लागू किया गया 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो इस तरह से पूरे 17 साल लगे जीएसटी को हमारे देश में लाने में। अब बात आती है कि हमें जीएसटी की जरूरत ही क्यों पड़ी, और इतना मेहनत हमने क्यों की कि हम जीएसटी को लाना क्यों चाहते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी मल्टीपल टैक्स सिस्टम। जीएसटी के आने से पहले हमारे देश में बहुत तरीके के टैक्स लगे हुए थे। उसी पर गुड्स पर भी टैक्स लग जाता था, उसी पर सर्विसेज पर भी टैक्स लग जाता था, और लोगों को जो है तरह तरह के टैक्सेस को देना पड़ता था। इसकी वजह से जो है ये चाह रहे थे लोग कि एक ही टैक्स हो जाए और ये मल्टीपल टैक्स जो है हमारे खत्म हो जाए। इसके अलावा जो है डिफरेंट रेट्स ऑफ वेट थे। जीएसटी के अस्तित्व में आने से पहले वस्तुओं के ऊपर एक वेट लगा हुआ था, और वेट से पहले था सेल्स टैक्स। वेट की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वेट के जो रेट्स थे वो डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग थे, और किसी स्टेट में ये 4% था, किसी में ये 8% था, किसी में ये 12% था, जिसकी वजह से व्यापारियों को बहुत दिक्कत हो रही थी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। हमारे गाजियाबाद में पेट्रोल के ऊपर जो वेट लगा हुआ था, डीजल पेट्रोल के ऊपर, वो 8% था।
लेकिन दिल्ली में यही टैक्स जो था वो 4% था, जिसकी वजह से डीजल और पेट्रोल दिल्ली में बहुत सस्ता पड़ता था। होता क्या था कि जब भी लोग गाजियाबाद से दिल्ली जाते थे तो सबसे पहले बॉर्डर पर जाते ही अपनी सारी टैंकी को फुल करा लेते थे। इसी तरह जो दिल्ली से गाजियाबाद आ रहा होता था वो गाजियाबाद दिल्ली के बॉर्डर पर सबसे पहले टैंकी फुल करा करके फिर गाजियाबाद में एंटर करता था, क्योंकि यहाँ डीजल और पेट्रोल वेट ज्यादा होने की वजह से बहुत महंगा था। जिसकी वजह से यहाँ के जितने भी पेट्रोल पंप मालिक थे वो सारे के सारे बैठ गए। उनका कहना ये था कि अगर स्टेट ज्यादा वेट ले रहा है तो इसमें हमारा क्या दोष है, हमारे तो सारे के सारे पंप बिल्कुल ही खाली होकर कोई आता ही नहीं है यहाँ, और सब दिल्ली जाकर भरवा लेते हैं। 1 किलोमीटर के अंतर पे आप ये देखिए इतना ज्यादा डिफरेंस था कि 1 किलोमीटर के अंतर पे बहुत ज्यादा व्यापार सफर कर रहा था। केवल यही नहीं, ड्राई फ्रूट के एरिया में भी सेम बात थी। यहाँ पर वेट ज्यादा था तो लोग गाजियाबाद में नहीं खरीदते थे, दिल्ली में जाकर के खरीद लेते थे। तो इसीलिए जो है डिफरेंट रेट्स ऑफ वेट पे व्यापारी बहुत परेशान थे, और डिफरेंट रेट्स में उनका कोई रोल नहीं था। वो ये कह रहे थे कि आप हमसे टैक्स ले लो, टैक्स लेने में हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये पूरे देश में एक होना चाहिए। इसके अलावा डबल टैक्सेशन था। डबल टैक्सेशन का मतलब समझिए कि उसी चीज पर हम गुड्स पे भी टैक्स देते थे, उसी चीज पर हम सर्विसेज पे भी टैक्स देते थे। सपोज कीजिए कॉस्मेटिक्स आइटम, कॉस्मेटिक आइटम्स पे एक बहुत ज्यादा अमाउंट में टैक्स लगा होता है, क्योंकि ये लग्जरी आइटम के अंतर्गत आते हैं। तो जब हम इनकी गुड्स खरीदते हैं तो हम इनको जो है इसके ऊपर टैक्स देते हैं। लेकिन अगर हम यही सैलून्स में जाते हैं और पार्लर्स में वहां पर कोई सर्विसेज लेते हैं, चाहे हम और उन सर्विसेज में जब ये प्रोडक्ट यूज होते हैं तो यहाँ पर हमें सर्विसेज के अंदर भी इसको टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरीके से डबल टैक्सेशन हो रहा था कि हम उसी प्रोडक्ट के गुड पे भी पहले टैक्स दे रहे हैं, फिर सर्विसेज पे भी टैक्स दे रहे हैं। तो डबल टैक्सेशन की वजह से जो है इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा था, और टैक्सेस बहुत ज्यादा थे। कास्केडिंग इफेक्ट का भी मतलब यही होता है कि टैक्स ऑन टैक्स, हम टैक्स पे भी टैक्स दिए चले जा रहे हैं, और जिसकी वजह से वस्तुओं के रेट्स जो है वो बहुत हाई हो जाते थे। और इसका एक और नुकसान ये होता था कि टैक्स कलेक्शन का कॉस्ट जो था वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि एक तरह आप लोकल लेवल पे ऑक्ट्राई लेनी है तो उसके लिए चुंगियां क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद स्टेट लेवल पे वेट ले रहे हैं तो पूरा एक सिस्टम है, हर स्टेट का अपना पूरा एक सिस्टम है। इसके बाद जो है आपका सेंटर लेवल है, वहां पर पूरा सिस्टम है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, और टैक्स कलेक्शन का कॉस्ट और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट ही बहुत ज्यादा था। इसके अलावा पूरे देश में कोई यूनिफॉर्मिटी ही नहीं थी टैक्सेशन में, कहीं पे कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, कहीं पर कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है। इसकी वजह थी कि हम जीएसटी को लेकर के आए, और जीएसटी के थ्रू हमने जो है पूरे देश में एक ही तरीके का टैक्स सिस्टम लागू किया। अब आता है कि जीएसटी के फीचर्स क्या हैं, और जीएसटी में क्या क्या की फीचर्स है। तो सबसे पहला फीचर तो इसका ये है कि ये वन नेशन वन मार्केट और वन टैक्स के ऊपर आधारित है। यानी कि आज पूरा देश एक नेशन, एक ही मार्केट है और एक ही टैक्स है। तो अगर किसी वस्तु पर 5% जीएसटी लगा है तो पूरे देश में 5% ही होगा। अगर 12% है तो 12% ही होगा, 18% है तो पूरे देश में आप कहीं भी चले जाओ 18% होगा, और 28% है तो पूरे देश में कहीं भी जाओगे 28% होगा। तो वन मार्केट वन टैक्स और वन नेशन के नोशन पर बेस्ड है। दूसरी बात, जीएसटी जो है वो हमारे देश में जो जीएसटी का स्ट्रक्चर अपनाया गया है वो ड्यूल जीएसटी है। ड्यूल जीएसटी का मतलब होता है जिसमें कि स्टेट और सेंटर दोनों ही जीएसटी लगाते हैं, और हालांकि वर्ल्ड के 165 देश जीएसटी को अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे देश हैं जहां पर कि ड्यूल जीएसटी को अपनाया गया है। तो हमारे देश में ब्राजील और कनाडा की तरह ड्यूल जीएसटी सिस्टम को अपनाया गया है, जिसमें कि एक होता है सीजीएसटी, सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसको आप बड़ा ध्यान से समझिए। अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ गाजियाबाद में, और अगर मेरा सामान जो है वो यूपी के अंदर ही सेल होता है, तो मेरे ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा सेंट्रल सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और एसजीएसटी को भी। अगर आप कभी मॉल गए होंगे या आप किसी खाने पीने के रेस्टोरेंट पे गए होंगे बीकानेर वगैरह पे, तो वहां आपने बिल देखा होगा। अगर 18% जीएसटी लगता है तो 9% जीएसटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और 9% एसजीएसटी वो जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ये बिल में पूरी तरह डिफाइंड होता है। तो अगर मेरी वस्तु जो है केवल एक स्टेट के अंदर जा रही है या मेरी ही स्टेट के अंदर जा रही है, तो मुझ पर जो टैक्स अप्लाई होगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। आईजीएसटी क्या होता है?
IGST का मतलब है इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि अगर मेरी वस्तु, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ गाजियाबाद में, और मेरी वस्तु अगर यूपी को छोड़ करके किसी और स्टेट में जा रही है, गोवा, कर्नाटक, एपी, तमिलनाडु, केरल, तो मेरे ऊपर जो जीएसटी अप्लाई होगा वो आईजीएसटी होगा। तब मेरे ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई नहीं होगा, आईजीएसटी अप्लाई होगा। तो इन दोनों का अंतर बड़े ध्यान से समझिए, कई बार पेपर्स में भी आता है कि एसजीएसटी और सीजीएसटी तब अप्लाई होता है जबकि एक मैन्युफैक्चरर जो है या एक पर्सन जो है अपने ही स्टेट या एक स्टेट के अंदर व्यापार करता है। और आईजीएसटी तब अप्लाई होता है जब वो अपने स्टेट के बाहर किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई करता है। और ये भी याद रखिए कि जीएसटी केवल अपने ही देश में लागू होता है, किसी दूसरे देश के ऊपर लागू नहीं होता है। दूसरा मेन फीचर जो है कि जीएसटी ने 17 तरह के टैक्सेस को अपने अंदर समाहित कर लिया है। और 17 टैक्सेस को समाहित करने के बाद जो है ये एक टैक्स बना है। सेंट्रल लेवल पे इसने जिन टैक्सेस को समाहित किया है उसमें आते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि सर्विस टैक्स हमारे देश में जो है 1994 में स्टार्ट हुआ, और सबसे पहले ये कुछ सर्विसेज के साथ स्टार्ट हुआ। इनिशियली इसमें अमाउंट भी बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे हम हर साल सर्विसेज का बेस बढ़ाते चले गए और इसके साथ साथ सर्विस टैक्स का अमाउंट भी बढ़ाते चले गए। और इसलिए जो है सर्विस टैक्स बहुत बड़ा टैक्स था जो कि सर्विसेज पे लगता था। फिर काउंटर वैलिंग ड्यूटी है, स्पेशल एडिशन ड्यूटी है, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, इसके अलावा गवर्नमेंट के सरचार्ज और सेस हो गए। ये सारे के सारे जीएसटी में अब सब्स्यूम कर लिए गए हैं। इसी तरह स्टेट लेवल पे जो बहुत सारे टैक्सेस लगे हुए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सेल्स टैक्स या वैट। पहले सेल्स टैक्स लगता था, बाद में वैट लगा। वैट के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि वैट जो है हर स्टेट में उसके रेट्स अलग अलग थे, जिसकी वजह से व्यापारियों को प्रॉब्लम हो रही थी। इसके अलावा परचेज टैक्स लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, लग्जरी टैक्स लगता था, टैक्स ऑन लॉटरी एंड बिफिटिंग लगता था। तो ये सारे के सारे टैक्स यहाँ पर थे। एंट्री टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्ट्राई को हम चुंगी कहते हैं। तो जब भी किसी राज्य की सीमा या किसी तहसील और डिस्ट्रिक्ट की सीमा में भी अगर कोई गुड एंटर करती थी तो वहां पे ऑक्ट्राई या चुंगी लगा दी जाती थी। इसके अलावा बहुत सारे सरचार्ज और सेस लगे हुए थे। ये देखिए 13 टैक्स तो मैंने आपको यहाँ दिए हैं, टोटल 17 टैक्स हैं जो कि जीएसटी आने के बाद अब खत्म हो गए हैं और ये सिंगल टैक्स में कन्वर्ट कर दिए गए हैं या इसमें सब्स्यूम कर लिए गए हैं। इसके बाद आता है आपका कि रेट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का रेट क्या है? ये जीएसटी का जो रेट है वो आपके जीएसटी इंडिया में कई तरह के रेट्स पर अप्लाई होता है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका 0%। बहुत सारी गुड्स ऐसी हैं इंडिया में जिसपे कि जीएसटी जो है वो बिल्कुल निल है, बिल्कुल 0% है। और ये वो गुड्स हैं जो कि आपकी 183 आइटम जो है वो इन गुड्स के अंदर आते हैं, जिसमें कि जीएसटी जो है वो हमारा निल है। इसमें फूड आइटम्स आते हैं, फार्म प्रोड्यूस आते हैं, हमारे फार्म प्रोड्यूस आते हैं, फूड आइटम्स आते हैं। ये सारे के सारे जो है हमारे जीएसटी के अंदर आते हैं। दूसरी तरह के आइटम वो है 308 आइटम है जिन पर कि 5% का जीएसटी जो है वो अप्लाई किया गया है। इसके बाद जो है 178 आइटम हमारे ऐसे हैं जो कि 12% के जीएसटी के अंदर आते हैं। ठीक इसी तरह जो है हमारे 517 आइटम ऐसे हैं जिसमें कि 18% का जीएसटी लगा हुआ है, और इसमें आती है मेनली कैपिटल गुड्स, सोप्स, टूथपेस्ट, सीमेंट। इसी तरह 28 आइटम ऐसे हैं जिन पर 28% का जीएसटी लगा आते हैं आपके लग्जरी आइटम्स, कार्स, एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बता दूं, इसके अलावा 5 तो यही है, कुछ आइटम ऐसे हैं जिनके ऊपर 28% का टैक्स है प्लस सेस लगा हुआ है, और ये वो आइटम है जो कि लग्जूरियस आइटम है या डिमेरिट गुड्स हैं। देखिए डिमेरिट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि जिनके यूज को गवर्नमेंट जो है हतोत्साहित करना चाहती है या डिस्करेज करना चाहती है, और चाहती है कि लोग इसका इस्तेमाल कम से कम करें या ना करें। तो डिमेरिट गुड्स को डिस्करेज करने के लिए भी गवर्नमेंट ने 28% प्लस सेस को लगाया हुआ है, और ये टोबैको और एडल्टेड ड्रिंक वगैरह है। इसके अलावा गोल्ड के ऊपर 3% का जीएसटी लगा हुआ है। इसके अलावा जो है प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स के ऊपर एक स्पेशल 0.25% का टैक्स लगा हुआ है। इसी तरह हमारे जो है कुछ आइटम ऐसे हैं जो जीएसटी के बाहर हैं,
और इनमें आते हैं आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और एपीएफ। एपीएफ कहते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल का मतलब है कि जो फ्यूल आपका एरोप्लेन्स वगैरह के अंदर डलता है उसको हम एविएशन टरबाइन फ्यूल कहते हैं। तो ये वो वाला आपका फ्यूल है और इसी वजह से जीएसटी की आलोचना भी होती है। तो ऊपर से तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक टैक्स है, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखिए इंडिया में जीएसटी के 5, ये 1, 2, 3, 4 प्रैक्टिकली 8 से 9 टैक्सेस हैं जीएसटी में, 8 से 9 रेट्स हैं जीएसटी के। और देखने में हमें लगता है कि ये ओनली 4 है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा टैक्सेस हैं इसमें। दूसरा अब आता है कि जीएसटी की गवर्नेंस कैसे होती है या जीएसटी को गवर्न कैसे किया जाता है। तो जीएसटी को इंडिया में गवर्न करती है जीएसटी काउंसिल। ये इंडिया की एक फेडरल इनडायरेक्ट टैक्स बॉडी है और जॉइंट फोरम है सेंटर और स्टेट का, और इसका हेड जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। पहले अरुण जेटली जी इसके हेड थे और आजकल निर्मला सीतारमण जी इसकी हेड है, बीइंग द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अलावा इसके अदर मेंबर्स में सारे ही स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं। 2/3 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट से आते हैं, जबकि 1/3 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इसमें यूनियन से आते हैं। जितने भी डिसीजन इसमें लिए जाते हैं जीएसटी के अंदर वो सारे 3/4 मेजोरिटी ऑफ वोट से लिए जाते हैं। और इस काउंसिल का कोरम पूरा करने के लिए एटलीस्ट हमें 50% लोग चाहिए, तभी इसका कोरम पूरा होता है। और ये जीएसटी काउंसिल जो है ये एपेक्स बॉडी है इंडिया में जीएसटी से रिलेटेड। तो ये सारे डिसीजन लेती है कि कौन सी गुड्स जो है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, जीएसटी के रेट्स क्या होने चाहिए, किन पर हमें कम करना चाहिए जीएसटी, किस पर हमें बढ़ाना चाहिए। तो ये सारे डिसीजंस लेते हैं। और ये वो बॉडी है जो कि डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी के रूप में भी काम करती है, या डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी भी होती है। अब आता है कि जीएसटी वर्क कैसे करता है। देखिए जीएसटी वर्क करता है जीएसटीएन सॉफ्टवेयर के थ्रू। गवर्नमेंट का एक जीएसटीएन पोर्टल बना हुआ है जिसे कि इन्फोसिस टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। ये क्या काम करता है, ये सबसे पहला काम करता है रजिस्ट्रेशन का। कोई भी बिजनेसमैन जिसका एनुअल टर्नओवर जो है 40 लाख से ज्यादा है, एटलीस्ट स्टेट्स में ये 10 लाख के अराउंड है, उसे जरूरी है कि वो जीएसटीएन पोर्टल पर जाए और अपना जाकर रजिस्ट्रेशन कराए। जब वो रजिस्ट्रेशन करता है तो एक 15 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है कि जीएसटीएन पोर्टल उसे इशू कर देता है। इसके बाद उसको कुछ वहाँ पे फॉर्म्स अपलोड करने होते हैं। इससे पहला फॉर्म होता है GSTR-1 जो कि इनवॉइस का होता है कि वो कौन कौन सी चीजें सेल कर रहा है। और अगला फॉर्म होता है GSTR-3 जिसमें कि उसकी जो टैक्स होता है उसको मैच किया जाता है उसकी इनवॉइस के साथ। इसके बाद जो है वो रिटर्न फाइल कर सकता है और पेमेंट कर सकता है। और अगर उसका कोई रिफंड बनता है, मान लीजिए किसी पर्सन ने पहले ही कोई पे कर दिया है और उसका इनपुट क्रेडिट बनता है, तो वो रिफंड और इनपुट क्रेडिट भी इसके थ्रू अप्लाई कर सकता है। अब है कि आज तक जीएसटी के बेनिफिट क्या हुए हैं हमको। देखिए जीएसटी लागू हुए इंडिया में 4 साल होने को जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा फायदा जो है वो इसका देश को हुआ है वो है कि पूरे देश में अब एक ही टैक्स हो गया है, एक ही टैक्स सिस्टम हो गया है। तो पूरे हमारे सारे राज्य, यूनियन टेरिटरीज सारी की सारी जो है एक 1 नेशन 1 टैक्स कैटेगरी के अंतर्गत आ गई हैं। दूसरी बात, अब पूरे देश में कोई भी चेक पॉइंट नहीं है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। आप अपना जीएसटी पे कीजिए, अगर आपके पास प्रॉपर कागज है तो कोई भी आपको कहीं पर भी नहीं रोकेगा। बिना किसी बाधा के आप पूरे देश में कहीं भी अपना गुड्स एंड सर्विसेज बेच सकते हैं। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स है और पूरा देश कॉमन नेशनल मार्केट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर किसी चीज पर 5% टैक्स है तो आप चाहे मेघालय चले जाओ, चाहे कैलकाटा चले जाओ, चाहे दिल्ली में ले लो, चाहे गाजियाबाद में, चाहे आगरा में, आपको एक ही टैक्स रेट मिलेगा। अगर 18% है तो हर जगह आपको 18% ही पे करना है। तो यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स कॉमन नेशनल मार्केट है। इससे एक और फायदा हुआ कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस था वो कम हुआ और उनके कास्केडिंग इफेक्ट कम हुआ। जैसे कि मैंने आपको वेट के बारे में बताया था कि वेट की क्या प्रॉब्लम थी। किसी राज्य में 4% था, किसी में 8% था, किसी में 12% था। तो अगर एक व्यापारी प्रैक्टिकली 10 से 12 स्टेट में अपना सामान बेचता था, तो अगर किसी में 4% है, 8% है या 12% है, वो तो सारा दिन इसी कैलकुलेशन में लगा रहता था कि मैं को किस स्टेट में किस रेट पर माल बेचना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब टैक्सेस सारे खत्म हो गए हैं और उनके कास्केडिंग इफेक्ट भी खत्म हो गए हैं और इसलिए डबल टैक्सेशन हो गया है।
डबल टैक्सेशन खत्म हो गया। इसका ओवरऑल रिजल्ट ये हुआ कि जो प्राइसेस हैं कंज्यूमर्स के लिए उसमें वो कम हो गए हैं चीजों के, कईयों के। इसी तरह जो टैक्स इकट्ठा करने की कॉम्प्लायंस है गवर्नमेंट की, कि टैक्स को उसने इकट्ठा करना है और किस तरीके से करना है, वो भी इंक्रीज हो गई है। और उसकी गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है टैक्स कलेक्शन की, वो भी बहुत इंक्रीज हो चुकी है। इसके बाद हमारी फॉर्मल इकोनॉमी, जिसको गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती थी, वो भी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है। और ये बात हमें पता चलती है जीडीपी टू टैक्स रेशियो से। मैंने अभी आपको बताया कि इस साल सबसे ज्यादा टैक्स अगर आएगा तो वो जीएसटी से आएगा, और वो है 15%। तो हमारा जीडीपी रेशियो जो है इंक्रीज कर गया है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी इंक्रीज कर रहा है। देखिए ये है जीएसटी पिछले 4 सालों का ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया है, ये एक्चुअल है। शुरू में आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 3-3 फिगर दिखेंगे, क्योंकि हमारा जो जीएसटी था वो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। तो पहली बार जो जीएसटी कलेक्शन हुआ वो हमारा अगस्त में आया है, और ये 93,590 करोड़ था। हालांकि गवर्नमेंट का लक्ष्य था कि वो महीने में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी जरूर इकट्ठा करेगी, लेकिन आप देखिए कि ये लगभग हुआ नहीं, बस कुछ कुछ टाइम पे हुआ। लेकिन लास्ट ईयर तो पैंडेमिक आ गई, इसलिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई और जीएसटी कलेक्शन बहुत कम हो गया। देखिए अप्रैल में तो बिल्कुल ही पैंडेमिक की वजह से बहुत कम हुआ है, फिर मई में कम हुआ है, फिर जून में जीएसटी हमारा बढ़ना शुरू हुआ है सितंबर से। सितंबर में ये 95,480 करोड़ था लास्ट ईयर। अक्टूबर में 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया, 1,05,000 करोड़ हो गया। नवंबर में 1,04,000, दिसंबर में 1,15,000, जनवरी में 1,19,000। तो ये देखिए धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है लगातार। और इंक्रीमेंट एक चीज और भी शो करता है कि इकोनॉमी धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है और इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवरी की ओर जा रही है। एक चीज और ध्यान रखिए कि जिस मंथ में ये 1,05,000 करोड़ है और 1,04,000 करोड़ पे है, इसका रीजन है कि अक्टूबर में 31 दिन होते हैं और नवंबर में 30 दिन होते हैं। दिसंबर में अगेन कलेक्शन ज्यादा है क्योंकि 31 दिन होते हैं। जनवरी में अगेन कलेक्शन ज्यादा है क्योंकि 31 दिन होते हैं। फरवरी में अगेन क्योंकि 28 ही दिन होते हैं। तो ये घट करके 1,13,000 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन अभी आप मार्च में देखिएगा ये काफी ज्यादा आएगा, और गवर्नमेंट इस बार अनुमान लगा रही है कि ये लगभग 1,30,000 करोड़ के करीब आएगा, क्योंकि एक तो 28 फरवरी से हमें 3 दिन ज्यादा मिलेंगे, दूसरा इस बार क्लोजिंग भी है, तीसरा गवर्नमेंट ने जनवरी से कुछ ज्यादा सख्ती कर रखी है टैक्स एवेजन के ऊपर, और गवर्नमेंट काफी जीएसटी की चोरी पकड़ने के ऊपर ध्यान दे रही है। इसलिए गवर्नमेंट को ये उम्मीद है कि इस बार जो मार्च में हमारा जीएसटी आएगा वो लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए के बराबर आएगा। लेकिन आप देखिए पिछले 5 महीनों से ये 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर है, यानी कि गवर्नमेंट जिस टारगेट को अचीव करना चाहती थी उस टारगेट की तरफ अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और ये इकोनॉमी में हमारी रिकवरी को भी शो कर रहा है। तो ये पूरा 4 सालों का ग्राफ है, ये एक्चुअल फिगर मैंने आपको पिछले 4 सालों की दी हुई है कि किस किस तरह से हमारा जीएसटी जो है कलेक्ट हुआ। अब आता है कि जीएसटी के साथ प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि 4 साल हो गए जीएसटी को आए, लगभग 4 साल, लेकिन इसके बहुत सारे रीजन हैं। इसका पहले रीजन है कि जीएसटी के जो स्लैब है वो इंडिया में हाईएस्ट है। जब हमने 160 देशों की स्टडी की थी तो हमने ये पाया कि मैक्सिमम कंट्री के अंदर जीएसटी के 1 या 2 ही स्लैब हैं, लेकिन अभी मैंने आपको दिखाया 8 से 9 स्लैब। बहुत सारी चीजें एग्जेम्प्टेड है, बहुत सारी पर 0% है, बहुत पर 0.25 है, किसी पर 3% है, किसी पर 5% है, फिर 12 है, 18 है, 28 है, 28 प्लस सेस है। तो आप ये समझिए कि हाईएस्ट नंबर जो है हमारे देश में जीएसटी के स्लैब नंबर बहुत ज्यादा है। दूसरा बात हाईएस्ट रेट है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ सीमेंट के ऊपर। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ पर मेरठ का एक व्यापारी पकड़ा गया सीमेंट की चोरी के लिए, और उसने जीएसटी के सारे फर्जी बिल बनाए थे। पता ये चला कि जो है उसकी सीमेंट की कोई फर्म ही नहीं थी, और वो सीमेंट के बिल काट रहा था फर्जी जीएसटी के। फिर जब मैंने इसका इन्वेस्टिगेशन किया कि आखिर वो सीमेंट के बिल क्यों काट रहा था, तो पता चला कि सीमेंट के फर्जी बिल काटने में उसे सबसे ज्यादा फायदा था, क्योंकि सीमेंट के ऊपर हमारा जो है जीएसटी 28% है। अब आप ये बताइए, मैंने कई लोगों से बात करी, हमने बिल्डर्स से बात करी, हमने सीमेंट विक्रेताओं से बात की, उन्होंने ये बोला मैम आप ये बताओ कि गवर्नमेंट ने सीमेंट के ऊपर 28% टैक्स लगा रखा है, 28% जीएसटी लगा रखा है। एक आदमी जो अपना घर बनाता है आजकल वो बिना सीमेंट के बन ही नहीं सकता।
सीमेंट जरूरी है और एक घर में मिनिमम 500 से 1000 बोरी सीमेंट लग जाता है, तो ऐसे में इतना बड़ा अमाउंट उसे जीएसटी का देना पड़ेगा। और फिर पिछले साल जो सीमेंट की कीमत 360 रुपए थी, वो इस साल बढ़ के 430 रुपए हो चुकी है। 430 रुपए का आप 28% जीएसटी निकालिए, कितना बैठता है एक बोरी का। तो नेचुरली कोई भी पर्सन जो है जीएसटी देना नहीं चाहता। और बिल्डर्स का तो साफ ही कहना था कि मैम अगर हम 28% जीएसटी देंगे तो आप ये बताइए हम बचाएंगे क्यों, फिर तो हमारा सारा कॉस्टिंग इसी में लग जाएगा। एक तरफ आप चाहते हैं लो कॉस्ट हाउस आपको मिले, दूसरी तरफ आप सीमेंट के ऊपर 28% टैक्स लगा रहे हो, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये कैसे हो पाएगा। दूसरी बात, जो जीएसटी का आईटी स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स कि वो आम व्यापारी की समझ से बाहर है। आप जानते हैं कि हमारे देश का बिजनेसमैन आज भी कंप्यूटर सेवी नहीं है, कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है। जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर जो है कंप्यूटर पर बेस्ड है। वो कैसे करेगा, कैसे भरेगा, नेचुरली उसे जाना पड़ता है सीए की शरण में या किसी कंप्यूटर वाले की शरण में। और जब वो इसके पास जाता है तो ये अच्छे खासे चार्जेस उससे लेता है, क्योंकि जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगली प्रॉब्लम आती है जीएसटीएन पोर्टल के। आपको मालूम है कि हर बार 20 तारीख तक हमें जीएसटी को भरना 20 तारीख के बाद कंपलसरी होता है, और 20 तारीख के बाद 25 तारीख तक वो डेट्स होती हैं जबकि इतना ज्यादा रश इस जीएसटीएन पोर्टल पर होता है। 130 करोड़ लोग हैं हम, इतने सारे व्यापारी हैं, इतनी तरह के टैक्सेस हैं कि पोर्टल कोलैप्स कर जाता है और कई बार हैंग कर जाता है। व्यापारी चाहे भी तो वो नहीं भर पाता जीएसटी। कई बार उसकी फैमिली एंगेजमेंट होती है और मान लीजिए 1-2 दिन भी अगर वो हैंग कर गया पोर्टल तो वो इसे भरने में असमर्थ हो जाता है। इसके अलावा इस जीएसटी आने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम फर्म्स के साथ ये हुआ है कि उनका टैक्स भरने का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट था वो बहुत ज्यादा हो गया। जब आप मॉल्स की बात करते हैं, बड़े बड़े रिटेल स्टोर की बात करते हैं, बड़े बड़े शोरूम्स की बात करते हैं, तो उनके लिए सारा कुछ कंप्यूटराइज करना और जीएसटी भरना बहुत आसान है। वो सीए की सर्विसेज भी आसानी से ले सकते हैं, लेकिन एक छोटे दुकानदार के बारे में सोचिए जो आपके सिंपल शॉपकीपर हैं और व्यापार करते हैं, आपके कॉलेज के बाहर ही रहते हैं या सिंपल मार्केट में हैं, वो इस बर्डन को कैसे सहन करेंगे। ना तो वो सीए हायर कर सकते हैं, ना उन्हें खुद कंप्यूटर्स आता है। जीएसटी का पोर्टल, जीएसटी इतना डिफिकल्ट है कि वो इसे खुद नहीं भर सकते। नेचुरली वो सीए के पास भागते हैं। सीए 1500 रुपए से कम महीने का नहीं होता। 1500 रुपए महीने का मतलब हो गया, अगर वो 1000 रुपए भी ले ले तो भी 12 से 18,000 का केवल उनके ऊपर टैक्स भरने का खर्चा है। टैक्स जो देना वो तो अलग देना है, टैक्स भरना है उसके लिए उन्हें इतना पैसा देना पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि नॉट बिजनेसमैन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मिलेगा कि अभी 26 फरवरी को जब हमारे बिजनेसमैन हड़ताल कर रहे थे जीएसटी के लिए। क्यों कर रहे थे? उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट ने एक नया रूल लेकर के आए हैं कि अगर जीएसटी में मान लीजिए किसी का पता मैच नहीं कर रहा है, इनवॉइस मैच नहीं कर रही है या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो वो डायरेक्ट उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं और कैंसिल करने के बाद उनके ऊपर अच्छी खासी पेनल्टी लगती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने घर चेंज कर लिया, खासतौर से अगर हम किराए के मकान में हैं, हमने घर चेंज कर लिया और इन बिटवीन हम जीएसटी के पोर्टल के ऊपर या दुकान चेंज कर ली, किराए की दुकान थी, हमें खाली करनी पड़ गई, बदलनी पड़ गई और हम जीएसटी के पोर्टल पर उसे अपडेट नहीं कर पाए या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो गवर्नमेंट ने ये कहते हुए कि हम सब कुछ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया। अब दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराइए, पहले उनकी पेनल्टी भरिए। तो बिजनेसमैन तो सारे टाइम इसी में उलझा रहता है कि अब जीएसटी भरना है, जीएसटी भरना है, 25 तारीख आ गई, भरो भरो भरो, पता चला पोर्टल में चल रहा है, चल रहा है, वो तो 5 दिन सीए के ही चक्कर काट रहा है कि भाई मुझे जीएसटी भरना है। तो नेचुरली वो कैसे जीएसटी भरेगा, उसको इतना डिफिकल्ट लगता है क्योंकि खुद वो भर नहीं सकता। दूसरी बात, आपके जो ऑफिशियल्स बैठे हैं जीएसटी ऑफिस में, वो भी उनकी कोई मदद नहीं करते। वो कह देते हैं सर हमें कुछ नहीं पता, जितना आपको पता उतना हमें। इसके बाद एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको क्या प्रॉब्लम होगी, उनको टाइम से अपना रिफंड नहीं मिल रहा। आपको मालूम है कि एक्सपोर्ट में हमें बहुत सारा मनी चाहिए क्योंकि ऑर्डर हमें टाइम से पूरे करने होते हैं। अगर हमने एक ऑर्डर डिस्पैच कर दिया और दूसरा ऑर्डर रनिंग में है, लेकिन गवर्नमेंट हमारा रिफंड हमें प्रोवाइड नहीं कर रही है ऑर्डर डिस्पैच होने के बाद, अगर उसमें 3 महीने का भी वो डिले कर देती है, नेचुरली अगले कंसाइनमेंट के लिए पैसा हम कहाँ से लाएंगे। और ये प्रॉब्लम हमारे एक्सपोर्टर्स को हो रही है कि उनको रिफंड ही नहीं मिल रहा है। जब उनको रिफंड नहीं मिल रहा है तो नेचुरली है कि वो बहुत परेशान है, उनके अगले कंसाइनमेंट पूछ जाते हैं। देखिए जीएसटी लाया तो गया था,
टैक्स चोरी से बचाने के लिए, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है, टैक्स चोरी बढ़ गई है। मैंने अभी अभी आपको सीमेंट का एग्जाम्पल दिया कि लोग टैक्स चोरी किसी तरह कर रहे हैं। केवल सीमेंट के केस में ही नहीं, बहुत सारी चीज पर जिस पर 18% जीएसटी है या 28% जीएसटी है, मैक्सिमम फर्जी बिलिंग हो गई है। ई-वे बिल में इतना घपला हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है कि 50,000 से नीचे अगर आपका है, आपको ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, जानबूझकर अपना बिल 48,000 या 49,000 का और टैक्स इवेजन कर लेते हैं, टैक्स को इवेट कर लेते हैं। तो इसलिए जो है ई-वे बिल के साथ भी जो आपकी प्रॉब्लम है कि ई-वे बिल में आपने छूट दे दी कि 50,000 से नीचे होगा तो आपको जरूरत नहीं है, तो नेचुरली लोग जान के बिजनेसमैन इनवॉइसिंग नीचे रखता है और उसे 48-49,000 पर रखता है ताकि उसे टैक्स ना देना पड़े। आप सभी जानते हैं कि टैक्स कोई भी देना नहीं चाहता और हर आदमी ये चाहता है कि अगर उसे टैक्स से बचने का मौका मिल जाए तो वो किसी भी तरह टैक्स ना दे। तो इसलिए जो है वो तरह तरह से तरीके निकालते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने कि लोकल टैक्स फिर से लगा दिए हैं, क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं है हमारे जीएसटी के ऊपर कि आप कोई लोकल टैक्स इसके ऊपर नहीं लगा सकते। तो तमिलनाडु ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे अगेन लोकल टैक्सेस लगा दिए। सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि आपके जीएसटी के दायरे से बाहर है। जैसे आजकल सबसे ज्यादा हंगामा मचा हुआ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, पेट्रोल और डीजल, इनके रेट्स कई स्टेट में 100 रुपीज के आसपास पहुंचने को है। 80 से ऊपर तो लगभग सारे स्टेट्स में है, लेकिन ना तो स्टेट गवर्नमेंट अपना कम करने के लिए तैयार है टैक्स, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट। जब टैक्स कम करने की बात आती है, सेंटर स्टेट पे डाल देता है, स्टेट सेंटर पे डाल देता है, और तीसरा है आम आदमी। उसे तेल के रेट इतने ज्यादा देने पड़ रहे हैं क्योंकि ड्यूल टैक्सेशन है, डबल टैक्सेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट अलग लगा रही है। तो एग्जाम्पशन होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हर स्टेट में इसलिए तेल के रेट भी अलग अलग हैं। अगेन फिर वही प्रॉब्लम आ रही है जहां से जीएसटी शुरू हुआ था। अब आता है सजेशंस कि इस प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जीएसटी का जो फाइलिंग का प्रोसीजर है वो बहुत इजी होना चाहिए, इतना सिंपल कि उसमें फॉर्म्स जो हो वो कम से कम हो। ये ना हो कि हम GSTR 1 भरें, फिर 3 भरें, फिर हर महीने भरें या हर तिमाही भरें। जीएसटी का फॉर्म केवल एक 1 पेज का होना चाहिए, जैसे हम इनकम टैक्स का फॉर्म भरते हैं। और ये प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग जो है वो बहुत इजी होनी चाहिए ताकि हर व्यापारी इसको समझ सके और खुद ही भर सके, उसे किसी दूसरे के पास इसको जाने की जरूरत ना हो। दूसरी बात, जीएसटी के जो स्लैब्स हैं वो घटा देने चाहिए, और जैसे हर देश में है, मैक्सिमम देशों में 1 या 2 स्लैब चलते हैं, तो उसी तरह हमारे देश में भी 1 और 2 स्लैब होने चाहिए। 4 साल हो गया अभी से, हमें इसको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए और रीस्ट्रक्चर करके 1 या 2 स्लैब रखने चाहिए। और टैक्स के रेट को भी आप रेशनलाइज कीजिए। अभी मैंने आपको सीमेंट का एग्जाम्पल दिया, लोग तो चोरी करेंगे। अगर आप 28% टैक्स लगा दोगे सीमेंट के ऊपर, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी घर को बनाने की, अगर एक आदमी का बजट जो है 10 या 15 लाख है घर बनाने का, वो घर कैसे बना पाएगा? एक तरफ आप ये चाहते हो कि सबको हाउस मिले रहने के लिए, दूसरी तरफ आप सीमेंट के ऊपर 28% टैक्स लगा देते हो। बिल्डर से भी ये चाहते हो कि वो 28% टैक्स दे, आम आदमी से भी चाहते हो 28% टैक्स सीमेंट पर दे। कैसे दे? बिल्डर अपना कॉस्ट कटिंग कहाँ पर करेगा? नेचुरली वो आपकी टैक्स की चोरी करेगा। तो टैक्स चोरी के लिए तो आप खुद ही बढ़ावा दे रहे हो इस तरह के टैक्स लगा करके और इस तरह के टैक्स रेट रखते। टैक्स का एक सिंपल सिद्धांत है जो एडम स्मिथ कहा करते थे कि अगर आप ये चाहते हैं कि लोग टैक्स दें तो टैक्स का अमाउंट कम रखिए, कम से कम रखिए, ताकि लोग इजीली टैक्स पे करने को रेडी हो। और जब वो एक बार टैक्स पे करने को रेडी हो जाए तो धीरे धीरे उसके रेट को आप इंक्रीज कर सकते हैं। बट यहाँ उल्टा हो रहा है, हमने इतना ज्यादा, और इसे सीमेंट को हमने लग्जूरियस आइटम में रखे। सीमेंट कहाँ से लग्जूरियस आइटम में हो गया जो आप 28% टैक्स ले रहे हैं? तो ये चीजें जो है नेचुरली आम आदमी को परेशान कर रही हैं, बिजनेसेस को भी परेशान कर रही हैं। इसके अलावा टैक्स रेट के लिए बहुत कंट्रोवर्शियल इश्यू है। जीएसटी के फॉर्म्स जो हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। हर व्यापारी को ये पता होना चाहिए कि उसे कौन सा फॉर्म भरना है। अगर उसका टर्नओवर इतना है, 40 लाख है तो वो कौन सा भरेगा, 75 लाख है तो कौन सा भरेगा, कंपोजिशन स्कीम वो कब अडॉप्ट करेगा। आप इसका प्रचार कीजिए, बताइए, छोटी छोटी वीडियोस भेजिए लोगों को, डिसैमिनेशन ऑफ नॉलेज कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे आपने वायरस के टाइम लोगों को आपने सेंसिटाइज किया, लोगों को आपने बताया था, तो बिजनेसमैन को बताइए ताकि कंफ्यूज ना हो, ताकि उससे कोई चीज इतनी कॉम्प्लेक्स ना लगे और वो काम करने को तैयार हो जाए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आईटी स्ट्रक्चर जो है जीएसटी का
वो स्ट्रांग होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। जब भी वो GSTN पोर्टल पर जाए और भरे कि मेरी इनवॉइस चाइल्ड के साथ है, तो उसको जो फॉर्म करना है वो ऑटोमेटिकली खुल जाना चाहिए। उसे किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े कि अगर मेरा टर्नओवर इतना है तो मुझे कौन सा फॉर्म भरना है, और नेचुरली उसके हिसाब से वो इस फॉर्म को भरना शुरू कर दे। तो सिंपल कंप्यूटर भी जो आदमी जानता है, हमारे फॉर्म इतने सिंपल होने चाहिए कि वो अपना GST खुद ही भर सके, एक बार हम उसे ट्रेनिंग दे दें और उसे किसी दूसरे CA के पास चक्कर लगाने की जरूरत ना पड़े। इसी तरह एक और अच्छा सुझाव ये है कि GST पोर्टल के ऊपर ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेटर होना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर होता है, वहां पर आप एक ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेटर लगा दीजिए। अगर कोई पर्सन अपनी इनवॉइस डालता है 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेटर से उसे पता चल जाए कि उसे कितना टैक्स पे करना है। अभी तक जितने भी टैक्स कैलकुलेटर आ रहे हैं वो प्राइवेट कंपनीज के आ रहे हैं, जिसका कि लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते। इसलिए गवर्नमेंट को अपना ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेटर GSTN पोर्टल पर अपलोड करना चाहिए, जिससे कि व्यापारियों को दिक्कत ना हो, वो जाकर उसमें अपना डालें और ऑटोमेटिक उनका टैक्स कैलकुलेट हो जाए, और टैक्स कैलकुलेट होकर जितना आ जाए वो उसे पे कर देंगे। वो कोई आपको टैक्स पे करने की मना थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो आपके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से इतना परेशान है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनको टैक्स कितना भरना है, उन्हें कितना टैक्स भरना चाहिए। और जरा सी भी अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो गवर्नमेंट उनके पीछे ऐसे पड़ जाती है जैसे कि वो सारे टाइम टैक्स चोरी में लगे हैं। इसके अलावा एक टेक्निकल टीम होनी चाहिए, IT की टेक्निकल टीम 24 आवर्स GSTN पोर्टल पे, जो कि टैक्स पेयर की मदद कर सके। अगर किसी टैक्स पेयर को कोई भी GSTN भरने में प्रॉब्लम आ रही है, GST भरने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, तो डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर मिलाएं, टेक्निकल टीम से कांटेक्ट करें, वो उसका कंप्यूटर अपने हाथ में ले लें, जैसे हमारे फॉर्म्स में होता है। देखिए अभी हमने प्रिंसिपल का फॉर्म भरा था, आई वॉज सो हैप्पी कि जो टेक्निकल IT की टीम थी वो इलाहाबाद में बैठी हुई थी, और हमें फॉर्म भरने में जो भी प्रॉब्लम आती थी, जब भी हमारा कंप्यूटर हैंग करता था, हम हेल्पलाइन नंबर से उनको कॉल करते थे कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ये डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड नहीं हो रहा, या इसमें हमारा API ठीक से कैलकुलेट नहीं हो रहा, या इसमें पॉइंट्स में नहीं आ रहा, और वो तुरंत हमारी मदद करते थे और वहां से भर देते थे या करेक्ट कर देते थे। अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती थी और हम उन्हें फोन करके बताते थे कि सर ये तो हमसे गलत भर गया, तो वो वहां से ऑटो करेक्ट भी कर देते थे, ठीक भी कर देते थे, और हमारा डॉक्यूमेंट डिलीट भी कर देते थे। तो हमें फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह GSTN पोर्टल पर होना चाहिए कि एक टेक्निकल टीम 24 आवर्स होनी चाहिए लोगों की मदद करने के लिए, टैक्स पेयर की मदद करने के लिए, जिससे कि उन्हें टैक्स भरने में कोई परेशानी ना हो, और वो लगे कि जैसे ही हमें कोई प्रॉब्लम होगी हम सीधा टीम से कांटेक्ट करेंगे और वो हमारी हेल्प करेगी और हम जो है अपना टैक्स करेक्ट वे में भर पाएंगे। इसके अलावा एक बहुत अच्छा सुझाव, हम आप जो स्टूडेंट हैं, मैं क्लास में भी ये बात बोलती हूँ कि हमें अपने यूथ को GST प्रोफेशनल के रूप में ट्रेन करना चाहिए। छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्स चलाए हम, 3 मंथ्स और 6 मंथ के सर्टिफिकेट कोर्सेज अपने BA BCom MA MCom के बच्चों के लिए। इवनिंग में 3 महीने के हम उन्हें ट्रेनिंग दें कि GSTN पोर्टल कैसे चलता है, GST कैसे भरते हैं, GST के सारे रूल्स की उन्हें जानकारी दें। उसके बाद उन्हें एक सर्टिफाइड गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट दें, जिसको ले जाकर के वो व्यापारियों के पास जाएं और सीधा उनकी दुकान पर अपना लैपटॉप ले जाएं और उनसे कांटेक्ट कर लें और उनके GST भर सके। ठीक वैसे ही जैसे इनकम टैक्स के केस में गवर्नमेंट ने किया था कि हमारे यूथ को ट्रेन किया था, 250 रुपए में वो ला करके लोगों, 250 रुपए उनकी फीस होगी, स्टैंडर्ड फीस भी फिक्स कर दी थी, और वो जाके लोगों का इनकम टैक्स भर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक हमारे यूथ को हमें ट्रेन करना चाहिए, ताकि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जिनको हमारा उनको जो है चलाना नहीं आता कंप्यूटर, या सिंगल दुकान पर अकेले बैठते हैं, वो वहां दुकान छोड़ करके CA के पास नहीं जा सकते और उनसे अपना GST नहीं भरवा सकते, तो हमारा यूथ उनके पास जाए अपना लैपटॉप लेके, उनकी दुकान पर बैठे वहीं भर दे। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारा यूथ संडे में जाए और 4 से 5 दुकानदार को कवर करे और 250 रुपए ले, तो 100 जो है 1000 रुपए पर डे की आमदन उसको हो जाएगी। अगर छुट्टियों के दिनों में वो ये काम करते हैं या रेगुलर बेसिस पे करते हैं या इवनिंग में करते हैं और मॉर्निंग में करते हैं, तो आप समझिए हमारे यूथ को एक अच्छा खासा पॉकेट मनी भी मिल जाएगा, साइड अर्निंग भी हो जाएगी, प्लस हमारे व्यापारियों को इतनी सहूलियत हो जाएगी कि खुद उनकी दुकान पर बच्चे पहुंच जाएंगे और उनका GST भर देंगे और उनको GST भरने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि उसे मैक्सिमम रेवेन्यू मिले, गवर्नमेंट का टारगेट भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो है, अगर सर्वर हैंग करता है, मैंने भी आपको बताया कि GSTN पोर्टल पे जब बहुत ज्यादा रश होता है 25 तारीख के बाद, तो सर्वर एकदम हैंग कर जाता है। अगर सर्वर हैंग करता है या पोर्टल कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है या कोई व्यापारी के साथ कोई अदर जेन्युइन प्रॉब्लम हो जाए, मान लीजिए किसी के घर में
कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई माँ बाप बीमार हो जाए, वो हॉस्पिटल में है या उसकी अपनी तबीयत खराब हो जाए, वो उन 5 दिनों में ना भर पाए जीएसटी, तो भी हमें टैक्स पेयर के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए, या हमें उन्हें अलाउ करना चाहिए कि लेट फी भर के, जैसे आप लोग अपनी फीस लेट फी से भरते हो, लेट फी भर के वो अपना टैक्स जमा कर सके। इन स्टेट की हम उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दें, हम उसके ऊपर एक हैवी पेनल्टी लगा दें। इसीलिए जो है हमें उस पर पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए। अभी मैंने बताया आपको कि 26 जनवरी को जब स्ट्राइक हुई हमारे व्यापारियों की, तो वो इसीलिए हुई कि वो इतना परेशान हो चुके थे, छोटी छोटी बातों को उन्हें इतना परेशान किया जाता है कि उनका गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देती है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए। तो इसी तरह मैंने अभी जो आपको ये बताया कि एक्सपोर्टर को रिफंड प्रोवाइड करना चाहिए इमीडिएटली। आप एक्सपोर्टर का रिफंड तुरंत उन्हें दें ताकि उनका अगला कंसाइनमेंट टाइम से जा सके, और वो पैसे के अभाव में ऐसा ना हो कि उनका अगला ऑर्डर डिले हो जाए और एक्सपोर्ट ऑर्डर ही कैंसिल हो जाए। तो रिफंड भी इमीडिएटली मिलने चाहिए और ऑटोमेटिकली मिलने चाहिए। इसके अलावा टैक्स की चोरी अगर आप रोकना चाहते हैं तो इमीडिएट स्टेप लीजिए। टैक्स चोरी करने के लिए पहले तो अपने टैक्स रेट को रेशनलाइज कीजिए। देखिए, आप एक बार एक्सरसाइज करके तो देखिए, आप सारे व्यापारियों से, जैसे हमने अपनी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जब लागू की थी तो पब्लिक डोमेन में लाने के बाद लोगों से सजेशन मांगे थे, आप एक बार ये एक्सरसाइज कीजिए, व्यापारियों से कहिए कि अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए जीएसटी के बारे में, प्लस उसका समाधान भी साथ में लिखकर दीजिए। जीएसटी काउंसिल बैठ जाए, उनको देखें कि जो व्यापारी बिल्कुल सही सजेशंस दे रहे हैं और जो व्यापारी प्रैक्टिकल सजेशंस दे रहे हैं उनको अप्लाई किया जाए, जिससे कि एक तो टैक्स इवेजन रुक सके, दूसरा व्यापारी को जो बर्डन फील हो रहा है जीएसटी पे करने में वो ठीक हो सके, और वो टैक्स पेयर, वो व्यापारी जो आपका टैक्स बड़ी अच्छी तरह पे कर रहे हैं, उनको हमें रिवॉर्ड देना चाहिए। जब हम उन्हें रिवॉर्ड देंगे तो दूसरे लोग भी एनकरेज होंगे और वो भी जीएसटी को ऑनेस्टली पे करेंगे। आजकल पेनल्टी उतना काम नहीं करती जितना रिवॉर्ड काम करता है, तो आप एनकरेज करने के लिए रिवॉर्ड दीजिए अच्छे टैक्स पेयर को, जिससे बाकी लोग भी जीएसटी भरने के लिए इंड्यूस हों। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आजकल तो इस पर हाहाकार मचा हुआ है, इसको जीएसटी के अंडर लाना चाहिए। सभी कह रहे हैं, सिद्धांततः सही है, जब प्रैक्टिकल पे बात आती है तो ना स्टेट अपना रेवेन्यू खोना चाहता है, ना ही गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर ही नहीं आ पा रहे हैं, तो इनको लाना चाहिए जीएसटी के अंदर। इवन फाइनेंस मिनिस्टर भी हमारी मान रही है कि जीएसटी को लाना चाहिए, जीएसटी के अंडर में आने चाहिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इसी तरह किसी भी स्टेट को कोई भी लोकल टैक्स या स्टेट टैक्स जीएसटी के ऊपर लेवल नहीं करना चाहिए इस नाम पर कि उसको रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए किसी स्टेट को कि वो टैक्स के ऊपर टैक्स लगा सके, फिर तो इसका पर्पज ही खत्म हो जाए। इसी तरह जो ई वे बिल की प्रॉब्लम्स है उसे हमें तुरंत सॉल्व करना चाहिए। जो पहली बात तो ई वे बिल सभी गुड्स के लिए जो है कंपलसरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किन्हीं गुड्स पर दे रहे हैं, किन्हीं पर नहीं दे रहे हैं, कुछ को हमने छोड़ दिया, कुछ को हमने नहीं छोड़ा। लिमिट जो है उसको खत्म कर दीजिए, वरना अंडर इनवॉइसिंग की प्रॉब्लम आपको आती रहेगी और बिल हमेशा 50,000 से नीचे बनेंगे, ऊपर जाएंगे ही। इसी तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए कि गुड्स को हम मोटराइज व्हीकल से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या नॉन मोटराइज व्हीकल से, क्योंकि अभी ई वे बिल में यह है कि अगर आप नॉन मोटराइज व्हीकल से ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स को तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता, और मोटराइज व्हीकल से करते हैं तो टैक्स लगता है। तो आप जानकर ये कह रहे हैं, टैक्स इवेजन के रास्ते उन्हें बता रहे हैं, टैक्स इवेजन के रास्ते मत बताइए उनको, ये रास्ते बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीएसटी सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो, अगर आप चाहते हैं कि जीएसटी के थ्रू आपका टैक्स कलेक्शन बढ़े, आपका व्यापारी जो है वो कम से कम परेशान हो, वो खुशी खुशी आपको टैक्सेशन दे, तो ये सारे मेजर्स आपको अपनाने ही होंगे।